स्टार्ट है। हेलो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को। ये लेक्चर कौन सा हो जाएगा? 5 ना, 5 लेक्चर हो जाएगा। उम्मीद है इस सवाल को आपने बनाया होंगे। अब मैं इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देता हूँ। देखिए, ये मेंस का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5,000 रुपये को ए, बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 2/5 से 160 रुपये अधिक। यही चीज़ एक्स्ट्रा केवल जोड़ दिया, 160 रुपये अधिक। और बी के भाग के 3/4 से 700 रुपये कम। लास्ट क्लास के जो क्वेश्चन किए थे ना, उसमें ये चीज़ नहीं था, केवल ये जो भाग अंडरलाइन कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा है इसमें। और सी के भाग का 3/5 से 40 रुपये कम, ये कह रहा है कि बराबर है, तो बी का भाग ज्ञात करें। बहुत आसान है, एक बार केवल आराम से देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन केवल आपको एक बार बनाया होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं इस पर और करवा दूंगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन शायद ये दूसरा टाइप है। इस पर एक क्वेश्चन और करवा दूंगा। देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि सर ए को जितना रुपया मिला ना, 5,000 रुपया को किसके बीच बांटा गया है? ए, बी और सी के बीच बांटा गया है। तो उसमें कह रहा है कि ए को जितना रुपया मिला, मान लीजिए कि ए को ए रुपया मिला, उसका 2/5, उसका 2/5 ये हो गया। उससे कहता है कि 160 रुपया अधिक, 160 रुपया अधिक। ए को जितना रुपया मिला उसका 2/5 से 160 रुपया अधिक। उसके बाद बोलता है कि बी को जितना रुपया मिला उसका 3/5 से 700 रुपया कम, 700 रुपया कम कर दिया। फिर उसके बाद बोला कि सी को जितना भी मिला, सी को जितना भी मिला उसका कितना है? 3/5। उसका सी का 3/5 से 40 रुपये कम, ये कहता है कि बराबर है। समझिए आराम से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए को जितना रुपया मिला ना सर, उसका 2/5 निकालिए और उससे 160 रुपये अधिक। बी को जितना रुपया मिला उससे उसका 3/4 है, उसका 3/4 से 700 रुपया कम। और सी का जो भाग है उसका 3/5 से 40 रुपया कम बराबर है। तो ज़रा बताइए बी का कितना मिलेगा? बी का भाग ज्ञात करें। देखिए, इसका तरीका सिंपल सा बनाने का क्या है वो जान लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को आप खुद बनाकर दिखाइएगा। आपको करना क्या है कि आपको इनके बराबर एक संख्या मानना है। और वो मानने हैं कैसे? देखिए, जो ऊपर लिखा हुआ है ना अंश में 2, 3 और यहाँ 3, इसका आप एलसीएम मानिए। इस बात को मैं प्रमाण कर दूंगा कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अक्सर हम जब भी कुछ मानते हैं ना तो हरों का एलसीएम लेकर मानते हैं। जब भी परसेंटेज में कुछ मानना हो, रेशियो में मानना हो या गणित में कहीं भी मानना, तो हरों का एलसीएम लेकर मानते हैं, या हर को ही एलसीएम मानते हैं। जैसे परसेंटेज में 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि परसेंटेज होता है 1/100, इसलिए भिन्न में जो है ना हर में 100 होता है, इसलिए परसेंटेज में जब भी हम तुलना करते हैं तो 100 को लेकर तुलना करते हैं। वही चीज़ यहाँ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इकलौता क्वेश्चन है जिसमें आपको मानना होगा ऊपर वाला जो अंश है ना, इसके हिसाब से मानिएगा। ऐसा क्यों, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि 2, 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा? लघुत्तम 6। आप कहिएगा कि 2, 3, 3 का एलसीएम हो जाएगा से 6। तो इन सभी का मान जो है आप अपने मन से 6 और कोई भी कांस्टेंट अगर आपको मानना है, के, एल, एम जो भी है मान लीजिए। मतलब सर, मतलब ये है कि इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर। ये तो प्रश्न का है, हमने इन सब का मान 6K मान लिया। आप कुछ नहीं मानिए, कुछ भी मानिएगा तो फिर जल्दी कैलकुलेशन नहीं होगा, बहुत लंबा जाएगा। लेकिन अगर आपको जल्दी बनाना है तो ऊपर वाला जो टर्म है ना, इसका एलसीएम लेकर आप मान लीजिए और एक कांस्टेंट रख लीजिए। तो 2, 3, 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6। एक कांस्टेंट के अपने हिसाब से आपने ले लिया और इसका वैल्यू हो गया 6K। अब ज़रा देखिए, ऐसा मानने से क्या होगा? ऐसा मानने से ये होगा कि आप ए को, बी को और सी का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू के टर्म में निकाल लीजिए और उसके बाद सवाल बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे सर, जैसे देखिए मैं एक समझाता हूँ, क्योंकि अगर एक बार आपको समझ में आ गया ना तो स्टेप आप अपने आप चोरी कर सकते हैं कैलकुलेशन में। तो ए का 2/5 से 160 रुपये अधिक किसका है वैल्यू? 6K के बराबर। ये वाला मान किसके बराबर है? हमने कहा 6K के बराबर। तो यहाँ से ए का 2/5 बराबर 6K
और ये प्लस 160 इधर चल जाएगा माइनस 160। ये जो प्लस 160 है इधर जाकर हो जाएगा माइनस 160। 6k में से प्लस 160 गया उधर माइनस 160, और इसलिए a आप आराम से निकाल सकते हैं 6k माइनस 160। अब ये देखिए 2/5 गुना में है ना, तो उधर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 5/2। अब इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बाहर से गुना हुआ है तो ये दोनों साइड गुना होगा, इधर भी गुना होगा और इधर भी गुना होगा। तो अगर इससे में गुना करिएगा 5/2, तो ध्यान से देखिए 2 से 6 गया 3 मरते, और 5 गुना हो जाएगा 5 या 15 के। और इसको जस का तस आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। माइनस 16×5 = 80, 800/2। ये हो गया आपका ए का मान। सर ये वाला एक बार थोड़ा समझा दीजिए क्या किए हैं। कुछ नहीं किए हैं, 6k माइनस 160 इधर ब्रैकेट में 5/2 किए। ये इसमें भी गुना होगा ना, तो 6k इंटू 5/2 होगा कि नहीं होगा, अरे बोलिए। तो 2 से 6 गया 3 मरते, बचा क्या 15 के, और फिर यही चीज़ हमने इसमें गुना कर दिया, तो माइनस हो गया कितना 16×5 = 800/2। तो यही तो लिखा हुआ था 1500k माइनस 800/2। बात समझ में आई। अब ये वैल्यू किसका हुआ, ए का। आप चाहे तो कंक्लूजन के रूप में आप ऐसे आराम से लिख लीजिए कि सर ए का जो मान हो गया ना, वो हो गया 15k माइनस 800/2। केवल एक बार समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये इसका मान हो गया। इसी प्रकार आप बी का भी निकाल लीजिएगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए बी का 3/4 बराबर 6k, बी का 3/4 माइनस 700 बराबर 6k। तो ये जो माइनस 700 है उधर जाकर प्लस 700 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट में गुना हो जाएगा 4/3। आप सोचिए मैंने क्यों 2, 3 और 3 का एलसीएम माना, क्योंकि देखिए ये जब इधर जाता है 2/5, ध्यान से देखिए ये जब 2/5 इधर जाता है तो पलट कर हो जाता है नीचे 2, इसलिए एक ऐसा संख्या मानना था यहाँ पर। अगर हम 6 नहीं मानते तो आराम से 2 से कटता ही नहीं, इसलिए हमने ऐसा संख्या माना जो इससे आराम से कट जाए। यही कारण है कि ऊपर वाला का एलसीएम माने थे। चलिए इसी प्रकार आप निकाल लीजिए बी। ए का वैल्यू तो आपको पता चल गया। अब ज़रा बी बताइए सर। बी मैं आपको बताता हूँ सर। बी के बारे में ये कहता है, पहले बी का देखिए वैल्यू क्या है। बी कहता है कि बी का 3/4, बी का 3/4 इससे 700 रुपये कम करिए, ये मान आपने माना है 6k। तो यहाँ से डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिए। बी का मान कितना हो जाएगा 6k, ये माइनस 700 इधर जाएगा प्लस 700, और ये 3/4 उधर पलट के हो जाएगा 4/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 से 6 गया 2 मरते, और 4 दूनी 8, 8k प्लस डायरेक्ट गुना कर दीजिए 7 × 2800/3। ये वैल्यू हुआ किसका, बी का। तो बी का मान आ गया 8k प्लस 2800/3। ठीक है। इसी प्रकार आप सी निकाल लीजिए। इसी प्रकार आप सी निकाल लीजिए। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि सी का 3/5 से 40 रुपया कम 6k के बराबर है। सी कह रहा है कि सी का 3/5 से 40 रुपया कम। सी कह रहा है कि सी के 3/5 से 40 रुपये कम, ये वैल्यू 6k के बराबर है। तो आराम से निकाल लीजिए। सी बराबर डायरेक्ट लिखते हैं 6k माइनस 40 मेरे दोस्त उधर जाकर हो जाएगा प्लस 40, ये 3/5 इधर हो जाएगा 5/3। अब आराम से लिख लीजिए। 3 से 6 गया 2 मरते, 5 दूनी 10k प्लस 40 पंजे 200, 200/3। तो यहाँ से आप सी का भी मान निकाल लिए। सी का मान आ गया 10k प्लस 200/3। आप अगर आप एक बार देखिए, चूंकि नोट्स बनाना है ना आपको फर्स्ट टाइम, इसलिए इतना डिटेल आप करना जरूरी है। एक बार जब आपको पता चल जाएगा तो फिर आप स्टेप अपने आप चुरा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा तो बड़ा ये होता ही है। अब ये कह रहा है कि सर टोटल रुपया ज़रा बताइए। ए को हमें पता चल गया कि ए को मिल रहा है 15k माइनस 800/2।
15 के माइनस 800 बटा 2, बी को मिल रहा है इतना और सी को मिल रहा है इतना, 10 के प्लस 200 बटा 3। ये हमने रुपया बांटा, लेकिन किस टर्म में? के टर्म में। अब जरा क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन क्या था, मैं जरा आपको क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये था, पूछ तो रहा था कि बी का भाग ज्ञात करें, लेकिन पहले क्वेश्चन ये था कि देखिए 5000 रुपये को, क्वेश्चन ये था कि 5000 रुपये को ए बी सी में बांटा गया था। कितने रुपए थे वो? 5000 रुपये। और यहाँ आप कितना रुपया बांटे हैं? आप रुपया बांटे हैं ए को 15 के माइनस 800 बटा 2, बी को बांटे हैं 8 के प्लस 2800 बटा 2 और सी को बांटे हैं 10 के प्लस 200 बटा 3। अब ज़रा एक बात बताइए, ये इतना रुपया में क्या मिलेगा आपको? गुलाब जामुन मिलेगा इतना में? के का मान आपको निकालना होगा ना, के निकालिएगा तब ना रुपया दिखेगा। तो देखिए इसको इक्वेशन कैसे बना लेंगे? इक्वेशन ये बनेगा कि सर देखिए ए प्लस बी प्लस सी को हम कितना दे रहे हैं, तो हमारे अनुसार ए को मिल रहा है 15 के माइनस 800 बटा 2 प्लस हम बी को दे रहे हैं 8 के प्लस 2800 बटा 3 और हम सी को दे रहे हैं 10 के प्लस 200 बटा 3। ये टोटल रुपया हमारे अनुसार बांटा गया है। प्रश्न के अनुसार कहता है कि 5000 रुपया बांटा गया है। अब यहाँ से आप के का मान बस केवल निकाल लीजिए। के का मान कैसे निकलेगा? देखिए सर बहुत आराम से है, आप ऐसा करिए कि सर डायरेक्ट करें। सर देखिए 15 के है और 10 के 25 के, 15 10 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33 के। अब इधर देखिए 2800 बटा 3 है और ये है 200 बटा 3, तो जोड़िएगा तो 2800 और 200 हो जाएगा कितना? 3000 बटा 3 यानी 1000 प्लस में, और ये हो जाएगा 400 माइनस में, तो प्लस में आ जाएगा कितना घटाने के बाद? 600। ये वैल्यू आ जाएगा 5000 के बराबर। तो यहाँ से 33 के का मान आ जाएगा, 5000 में से 600 गया तो कितना आएगा? 4400, इसलिए के बराबर आ जाएगा 4400 डिवाइडेड 33। आप चाहे तो काट सकते हैं, 11 से 3 मरते, 11 से 4 मरते, यानी के का मान आ गया 400 बटा 3। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर के का मान निकल गया तो अब ए बी सी में जिसका पैसा पूछे निकाल लीजिए। तो बी को कितना मिला? दरअसल सर बी को मिला 8 इंटू के प्लस 2800 बटा 3 और के का मान आपके पास पता है, के का मान आया 400 बटा 3 प्लस 2800 बटा 3। तो ये हो जाएगा आपका 3200 बटा 3 प्लस, अब ये देखिए ये सब इतना स्टेप लिखने के बार बार क्यों ज़रूरी है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हर छोटी छोटी चीज़ों को बताना पड़ता है, तभी जाकर वो बाद में तेज बच्चों के समकक्ष हो पाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 6000 बटा 3 काट दीजिएगा, कितना आएगा? 2000। इसका मतलब है सर कि 5000 रुपया में जो ए बी सी को बांटा गया था, जिसमें बी का हिस्सा कितना होगा? 2000 रुपये। बात समझ में आई? आप सुकून से इसको लिख लीजिए पूरी बातों को। आप चाहें मैं छोटा थोड़ा कर देता हूँ, रुक जाइए। ये जब भी आएगा तो मेंस में ही आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। कुछ बच्चों को लगता है कि इतना ज़्यादा लेवल कराने की क्या आवश्यकता है, तो दरअसल वो कभी पेपर दिए नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है, और ना ही जर ज़मीन बेचकर कभी बाहर पढ़ने गए हैं। पढ़ने जाते हैं ना तो उन्हें पता चलता है इसका महत्व क्या है। एक बार और आखिरी बार पढ़िए जब भी पढ़िए, ठीक है। उम्मीद है आपने सारी बातें को लिख लिया है। अब हम आपको एक क्वेश्चन यहाँ दे देते हैं, एक क्वेश्चन जो मैं आपको एक और इस टाइप का देता हूँ। रुक जाइए, मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ ऐसा, आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन होगा,
देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसी में क्वेश्चन है कि 15,000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि, मैं लिखवाता हूँ आपको। देखिए कह रहा है कि 15,000 रुपये को ए कॉमा बी कॉमा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि, इस प्रकार बांटा गया है कि, इस प्रकार बांटा गया है कि, इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का, ए के भाग का 4/5 से 500 रुपये कम, कॉमा बी के भाग का, बी के भाग का 3/5 से, बी के भाग का 3/5 से 100 रुपया कम, और सी के भाग का 3/4 से 500 रुपया कम, 500 रुपया कम नहीं अधिक लिख लीजिए, 500 रुपया अधिक बराबर हैं, बराबर हैं, फुल स्टॉप। तो आपसे पूछा जाएगा कि बी का, तो बी का भाग ज्ञात करें। तो आपसे पूछा जाएगा कि बी का भाग ज्ञात करें। ठीक है, आप इसे ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। उस साइड दिखने में दिक्कत होगा तो देखिए इधर ला देता हूँ। आप बनाइए, फिर मैं इसे बताता हूँ आपको। वीडियो पॉज करिए, आप सॉल्व करिए इसे। सर बेसिक में ही इस लेवल का क्वेश्चन क्या करिएगा, जिस लेवल तक आपको पढ़ना है ना, इस लेवल के क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो प्री के लिए अलग पढ़िएगा, मेंस के लिए अलग पढ़िएगा, और मैथ्स पढ़ रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं। मैथ्स मतलब मैथ होता है। कम से कम जो भारत के कुछ टॉप क्लास जो एग्जामिनेशन है, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, सीडीएस, इन सब का एक साथ ख़त्म तो कर लीजिए कम से कम। फॉर्म ऐसे थोड़ी आता है, आप इंतज़ार करिएगा कि रेलवे का फॉर्म आएगा तो देखेंगे, तो फिर एसएससी का फॉर्म रोज़ आ रहा है, जा रहा है। वैकेंसी आते रहेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, वैकेंसी आते रहेंगे। कुछ लोग का सिलेक्शन होता रहेगा, कुछ लोग का सिलेक्शन नहीं होगा, ये सब लगे रहते हैं। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि आप तैयार हैं कि नहीं। आपको सिर्फ एक ही सीट से मतलब है ना, तो वैकेंसी हमेशा आते रहती है, आप बस तैयारी अपना करिए। आपकी तैयारी अगर बेहतरीन होगी तो क्यों नहीं होगी। चलिए बनाएं। इसका आंसर क्या दिया है, रुक जाइए मैं देख लेता हूँ। चलिए बनाते हैं, आंसर देखते रहेंगे। कह रहा है मेरे दोस्त कि 15,000 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग का 4/5। इतना तो समझ में आ ही रहा है सर कि ए का भाग का 4/5 मतलब ये हुआ कि ए को मान लीजिए ए रुपया मिला, उसका 4/5 मतलब इतना। उसमें 500 रुपया कम करा तो 500 रुपया कम कर दिए। इसी प्रकार से बी के भाग का 3/5, बी के भाग का 3/5, बी के भाग का 3/5 से 100 रुपया कम। उसी तरह से कह रहा है कि सी के भाग का 3/4 से 500 रुपया अधिक, ये बराबर हैं, ये बराबर हैं। ठीक है, ये आपस में बराबर है। तो मैंने कहा था, आपको क्या बताया था
कि आपको मानना पड़ेगा एक संख्या इन सब के, चूंकि इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर है, तो इन तीनों के बराबर में आपको एक संख्या मानना होगा। और वो कैसे मानते हैं? ऊपर वाला का एलसीएम लेकर, क्यों पलट जाता है ना बाद में, इसलिए। तो 4 3 3 का एलसीएम मान लीजिए कितना, 12। तो आप इसका मान लीजिए 12 के बराबर, और सब का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए का मान निकाल लीजिए के टर्म में, तो निकाल सकते हैं आप 12 के माइनस 500 हो जाएगा, उधर जाकर प्लस 500, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। और ये 4/5 हो जाएगा, इधर जाकर 5/4। तो देखिए यार, अगर ये आप नहीं मानते ना तो आराम से कटता नहीं। अगर इसको इसमें भी कैलकुलेट करते हैं, इसको इसके साथ भी गुना करते हैं, तो इसके साथ करिएगा तो 4 से 12 जाएगा, 3 मरते 5 दिया 15 के, प्लस 25/4। ये हो गया के ए का मान। ए को इतना रुपया मिलेगा। हाँ, ये शर्त है, ये जो के है इसको आपको निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार देखिए बी का मान आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि सर जो 12 के है उसमें इधर 100 जुड़ जाएगा, और इसका 3/5 उधर हो जाएगा 5/3। तो 3 से 12 गया, 4 मरते 5 का 20 के, प्लस 500/3। ये वैल्यू हो जाएगा आपका किसका? बी का। इसी प्रकार सी निकाल लीजिए। सी का मान कितना होगा? डायरेक्ट निकालते हैं। सी का मान होगा सर 12 के, और वो जो प्लस 500 है उधर जाएगा माइनस 500, और इधर 3/4 उधर हो जाएगा 4/3। तो 3 से 12 गया, 4 मरते 4 का 16 के, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा 2000/3। इस तरह से ए बी सी का मान आप निकाल लिए। इस तरह से आप ए बी सी का मान निकाल लीजिए, और निकालने के बाद कहता है कि टोटल रुपया कितना था? 15,000। एक बार देख लेते हैं, रुक जाइए। टोटल है, देखिए यहाँ पर टोटल है, कह रहा है 15,000 रुपया को एबीसी में बांटा था। तो 15,000 बांटा है, और हमने कितना बांटा है? हमने ए को दिया है 15 के प्लस 2500/4, बी को दिया है 20 के प्लस 500/3, सी को दिया है 16 के माइनस 2000/3। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 15 के प्लस 2500 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 20 के प्लस 500/3, 16 के माइनस 2000/3। और इस सब का मान किसके बराबर होगा? 15,000, क्योंकि हमारे अनुसार इतना रुपया बांटा गया है ए प्लस बी प्लस सी में। ए को इतना, बी को इतना, सी को इतना, और टोटल कहा 15,000। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। के का मान बता देता हूँ कितना आता है। के का मान यहाँ से आपको आ जाएगा, के का मान आपको आ जाएगा 14,875/51। अब काट लीजिएगा इसको। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा बी का शेयर, कि बी का हिस्सा कितना होगा या बी का भाग कितना होगा। तो बी का भाग क्या है? 20। के का मान हो जाएगा 14,875/51 प्लस कितना है? 500/3। सॉल्व करके लाइएगा, ये लगभग शायद 6,000 के आसपास है, देख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने में अब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबका मान के टर्म में निकाल लेना है। बेसिक जो क्वेश्चन होता है ना, उससे केवल बस इतने अंतर है। पहले कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि ए का 2/5, बी का 3/4, या सी का ऐसे ही बोल देगा 1/2, ये आपस में बराबर है। तो अब तो चीज़ें आसान हो गई थी। लेकिन अगर इसमें प्लस माइनस करके कुछ जोड़ देगा, जैसे देगा कि ए का 2/5 से 160 रुपया अधिक, फिर बी का बोल देगा कुछ कम, सी का बोल देगा अधिक, और इसको बोलेगा, ऐसी स्थिति में बताइए कि जो बंटवारा किया गया पैसे का, उनमें से किसी एक का हिस्सा कितना होगा। तो आप इसी लॉजिक से बना लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, रुकिए। ठीक है, कि ब्लैक कर दें।
यही ठीक। क्वेश्चन ये है, आप बनाइए, वीडियो पॉज करके बनाइए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि एक टोकरी में, एक टोकरी है, बास्केट समझते हैं ना, टोकरी, एक टोकरी में, गांव देहात में इसको दौरी कहता है। तो एक टोकरी में रखे फलों में, बहुत सारे उसमें फल हैं, और फल कौन कौन से हैं? आम है, संतरा है और सेब है। इनकी संख्या का में बोलता है कि इतना का अनुपात है। कितना का अनुपात है? 2/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4, इतना का अनुपात है। सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि रेशियो कभी इस रूप में होता नहीं है। रेशियो कभी इस रूप में रहेगा तो हर कैल्शियम लेकर प्रत्येक टर्म में गुना करिए, तो 3, 5 और 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा? आप कुछ भी ले लीजिए, जो 5 को पढ़िए ना जी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 50 25, 5 छक 30, क्या होगा? 60। लो 60 ले लो, तो 60 से दोनों में गुना करो, सब में गुना करो, तो 3 से 60 गया 20 मरते, 20 दूनी 40, 5 से 60 गया 12 मरते, और 4 से 15 मरते। अब ये कट सकता है तो काटिए, नहीं कटता है तो यही रहने दीजिए। यानी टोकरी में यदि हम अनुपात में बोले सर, तो आम कितना होगा जानते हैं सर? आम होगा 40, सेब होगा जानते कितना सर? सेब या संतरा? संतरा, संतरा होगा 12, संतरा होगा 12, और ये 15 क्या है? सेब है। ये संख्या है इनकी, लेकिन रेशियो में है, निश्चित में नहीं है, रेशियो में है। लास्ट क्लास में आप ये सब चीज़ों को समझ पाए हैं, क्योंकि मैंने आपको रेशियो को फील करना सिखाया है। अब मैंने कहा कि एक बार जब रेशियो लिख लिए या रेशियो का जन्म हो चुका है, तो आप प्रश्न में केवल और केवल क्या ढूंढिए? कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू ढूंढिए। कहता है कि यदि सेब तथा संतरे की संख्या में 147 का अंतर हो। ये जो शब्द है ना अंतर, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पर हेडिंग दे दिया था, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। फिलहाल आप समझिए सवाल को। आपने ये तो जान गए कि सर रेशियो में आम, संतरा और सेब, इनकी संख्या का अनुपात आया है 40, 12 और 15। अरे बोलिए, ठीक है। निश्चित में कहता है कि यदि सेब तथा संतरे की संख्या में 147 का अंतर हो, तो ये जो निश्चित मान है ये किसका है? सेब की संख्या और संतरे की संख्या में अंतर का है। तो इसको ऊपर रखिए। रेशियो किससे तुलना करेंगे? जैसा ये होगा वैसे ही से तुलना करेंगे। कहता है कि सेब तथा संतरे की संख्या में रेशियो में देखिए कितना अंतर है, तो कहिएगा कि सेब और संतरे की संख्या में रेशियो में अंतर है 3 का। अंतर मैं आपको बताता हूँ, मतलब इनमें से बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, 3 का अंतर है। जो निकालना है गुना करिए। आपसे पूछता है आम की संख्या क्या है, तो रेशियो में देखिए कितना है, गुना कर दीजिए। जो रिजल्ट आएगा दरअसल वो क्या बताएगा? वो निश्चित में बताएगा कि आम कितने हैं। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सेब तथा संतरे की संख्या में 147 का अंतर है। रेशियो में देखिए सेब तथा संतरे की संख्या में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। तो यही 3 इकाई का मान किसके बराबर हो गया? 147 के बराबर हो गया। तो 1 इकाई का मान हो जाएगा 147/3। तो आपसे पूछा है कि आम की संख्या यानी कितना गुना? 40 गुना या 40 इकाई का मान? ये बताइए कट जाएगा? 7, 1, 8, 4, 12। बिल्कुल, डिजिट का सम अगर 3 से कटने वाला होगा तो 3 से कटेगा। 3 चौका 12, 2 आ जाएगा, 3 9 27, 0, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 4 चौका 16 और 3 लिखिए 1960। सही है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। बैकग्राउंड बार बार चेंज करना पड़ रहा है, क्यों? ये ठीक है। देखिए, आप वीडियो को पहले पॉज करके आराम से इसको बनाइए, क्योंकि अब आप रेशियो से धीरे धीरे खेलना सीख गए हैं। कहता है कि एक धनराशि को ए, बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का आधा
अब देखिए ए को जितना रुपया मिला है उसका भाग का आधा। मान लीजिए ए को ए रुपया मिला, मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में, ऐसे क्वेश्चन बताया था कि माना ए को ए रुपया मिला था, माना ए को ए रुपया मिला था, तो ए को जितना रुपया मिला था, मैं कहूँ कि अगर आपको 100 रुपया मिला था तो उसका आधा मुझे दीजिए, तो कितना दीजिएगा? 100 का 1/2। उसी तरह से कह रहा कि ए को जितना रुपया मिला था ना, एक धनराशि को ए बी सी के बीच बांटा गया। वो पैसा मुझे नहीं पता टोटल कितना पैसा था, लेकिन ए बी सी में बांटा गया। ए को जितना भी मिला ना उसका आधा, तो मान लीजिए ए को ए रुपया मिला, उसका आधा हो गया 1/2। बी का जो भी रुपया मिला है, बी के भाग का 1/3, 1/3 के मतलब हो गया 1/3। और सी के भाग, मान लीजिए सी को सी रुपया मिला और उसका 5वां भाग यानी 1/5, कहता है आपस में बराबर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आपका दिमाग काम कर रहा होगा, क्या कर लेंगे हम लोग? सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकाल लेंगे। एक बार रेशियो का जन्म तो करिए। सर 2 या 2 से अधिक राशि बराबर में है, इन राशियों को अगर हम रेशियो में लिखना चाहते हैं तो जो ये गुणांक है ना, इसको पलट देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। रेशियो में ए को मिला 2 रुपये, बी को मिला 3 रुपये और सी को मिला 5 रुपये। तो टोटल रुपया कितना होगा? 5, 3, 8 और 2 10 रुपये। टोटल 10 रुपये का बंटवारा इस तरह से हुआ रेशियो में। कहता है कि यदि ए तथा सी के भागों में 1200 रुपये का अंतर है। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनिए, ए तथा सी इनके भागों में 1200 रुपये, तो ये समझिए जो 1200 रुपये है ये रेशियो है या निश्चित है? निश्चित है ना। ये बातें किस में कह रहा है? निश्चित में कह रहा है। तो निश्चित में बोलता है कि ए तथा सी के भाग का क्या है? अंतर है। एक बार फिर अंतर शब्द आया, मैं इसके बारे में अब जिक्र कर ही दूंगा इसके बाद, फिलहाल समझिए। कह रहे हैं सर कि 1200 रुपये निश्चित है, और ये किस चीज का निश्चित है? ए तथा सी के भागों में अंतर का। तो रेशियो भी किसका चाहिए? ए तथा सी के भागों में अंतर का। और इसका अंतर कितना है? 2 और 5 का अंतर कितना होता है? अंतर फिलहाल समझ लीजिए पॉजिटिव होता है, बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो 5 में से 2 गया, अंतर कितना आ रहा है? 3 का। 3 से तुलना कर दिए। मैंने कहा ना कि निश्चित मान जिस स्वभाव का होगा, रेशियो भी उसी स्वभाव से तुलना होता है, यानी भाग देते हैं। अब जो निकालना है गुना करिए। कहता है कि बताइए वो धनराशि क्या है? सर गुना भी तो रेशियो के ही टर्म से होता है। तो देखिए वो धनराशि कितना था? 5, 3, 8, 2 10 रुपया था रेशियो में। एक्चुअल में अभी आ जाएगा रिजल्ट। 3 से 12 गया, 4 मरते, 4 पर 2 और 1 3 हो गया ना, 3 जीरो हो गए। यानी वो धनराशि थे कौन? 4000 रुपये, यानी सी फॉर चाइना। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। बताइए इसको, वीडियो पॉज करिए और आप इसको पहले सॉल्व करिए। इधर लिख दें। चलिए उम्मीद है आपने बनाया होगा। अब मैं आपको बताता हूं। कहता है कि कॉपी कलम तथा पेंसिल के मूल्यों में, देखिए कॉपी कलम तथा पेंसिल, इनका मूल्यों में अनुपात दे रहा है 7:5:2। कह रहा है यदि एक कलम तथा 3 पेंसिल का कुल मूल्य 154 रुपया हो। एक कलम तथा 3 पेंसिल, ये जो 154 है ये रेशियो है या निश्चित है? निश्चित है। चलिए अच्छी बात है, इतना समझ गए ना तो बहुत काम आसान हो जाता है। देखिए एक कलम तथा 3 पेंसिल, इनका मूल्य दिया है, कुल मूल्य निश्चित में कितना? 154 रुपया। तो रेशियो भी किसका चाहिए? एक कलम और 3 पेंसिल का। तो देखिए 154 रुपया निश्चित मान है। इसका अगर तुलना करना है तो इसी स्वभाव वाले से तुलना करेंगे। मतलब सर ये एक कलम और 3 पेंसिल का कुल मूल्य है। यहाँ देखिए एक कलम और 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपया। देखो रेशियो में जो कुछ भी लिखा रहता है ना, वो एक एक वस्तु का लिखा जाता है। समझ में आया? रेशियो में जो कुछ भी लिखा जाता है वो एक एक वस्तु के बारे में लिखता है। एक कॉपी, एक कलम और एक पेंसिल के बारे में आपके पास डाटा दिया हुआ है। तो सर एक कलम तो समझ में आया 5 रुपया रेशियो में, और 3 पेंसिल, एक पेंसिल का 2 रुपया, तो 3 पेंसिल का 6 रुपया। तो 6 और 5 कितना हो गया? 11 रुपया। तो रेशियो में एक कलम और 3 पेंसिल का मूल्य हो गया 11 रुपया। अब जो निकालना है गुना करिए।
तो बताइए कि 4 कलम 2 पेंसिल और 1 कॉपी का कुल मूल्य क्या है। सिंपल सा है, 1 कलम का मूल्य है 5 रुपया, तो 4 कलम का मूल्य होगा रेशियो में 20 रुपया। 2 पेंसिल का मतलब 1 पेंसिल का मूल्य है मेरे दोस्त 2 रुपया, तो 2 पेंसिल का 4 रुपया। उसके बाद कह रहा कि 1 कॉपी का मूल्य कितना है दोस्त 7 रुपया, तो जोड़ दीजिए टोटल कितना हो जाएगा 7 4 11 के एक हासिल 1 2 और 1 3, 7 4 11 के हासिल 1 2 और 1 3, टोटल हो जाएंगे कितने 31 रुपये। आपसे वही पूछता है कि तो बताइए कि 4 कलम 2 पेंसिल तथा 1 कॉपी का मूल्य, 1 कॉपी का कुल मूल्य क्या होगा, कितना होगा रेशियो में होगा 31, निश्चित में भी पता चल जाएगा। यहाँ रख दीजिए, 12 से कटेगा ना, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, सॉरी ऑप्शन देख लेते हैं। 2 एकम 2 यूनिट डिजिट किसका है, आंसर नहीं है क्या, बारह एकम 12, 12 के 2 हासिल 1 भारतीय 36 और 1 37, कितना आ रहा है आंसर, गलती किए हैं, कहाँ गलती है, अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक, देखिए ये काटे हैं गलती, 11 से 1 टाइम गया, बचा कितना 4, 11 चौका 44, कितना आएगा 4 यूनिट डिजिट वाला कौन सा है, 4 एकम 4 होगा ना, यूनिट डिजिट में जिसका 4 होगा वही आंसर होगा 434। उतारिए, हो गया, लिख लीजिए। इधर तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगले स्लॉट में नोट्स मेरा लेकर आइएगा, क्योंकि पता चलता है नोट्स से ही कि अगला क्वेश्चन, क्योंकि एक भी टाइप छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो कुछ बच्चों की गलत मानसिकता होती है कि उन्हें लगता है कि नोट्स टीचर लेकर नहीं पढ़ाना चाहिए। आप कभी गए हैं कोटा, जीवन में कभी IIT JEE की तैयारी किए हैं, जाकर देखिए, इस मार्केट में वही टीचर बेहतर टीचर है जो रेगुलर अपडेट है, समझ लीजिए, और वही बेहतर स्टूडेंट भी है। अपडेट रखिए अपने आप को, नहीं तो जानते हैं समय से पहले केवल आपसे गड़बड़ होगा और अंततः क्या करिएगा, अंततः समझ ही रहे हैं क्या करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। नोट्स रखने से ये बेनिफिशियल होता है कि आपको एक भी टाइप छूटता नहीं है कम से कम, और अगर आप 300-400 क्वेश्चन करवाते हैं, अगर आपको कोई ऐसा सिंगल टीचर मिले ज़रा बताइएगा जो 300-400 प्रत्येक चैप्टर में क्वेश्चन करवाता हो। यही हाल मैथ्स का है, यही हाल रीजनिंग का भी है, उतना ही गहराई में GS लेकर जाता हो। और अगर इतना मेहनत करते हैं तो आपको लगता है कि सारी बातें स्टेप बाय स्टेप याद हो सकता है। अगर सारी बातें स्टेप बाय स्टेप याद हो गया तो इम्पॉसिबल टाइप का इंसान होगा। पढ़ा जा सकता है सब कुछ, अगर आप रेगुलर अगर मेहनत करते हैं सालों, तो पढ़ाई किया जा सकता है। चलिए इसको बनाइए, तो लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं इस लेक्चर का। वीडियो पॉज करके आप बनाइए आराम से। हो गया? देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए इसको आराम से। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। समझिए क्वेश्चन ये है कि जब एक बर्तन में, क्वेश्चन देखिए, जब एक बर्तन में x लीटर दूध डाला जाता है
जब एक बर्तन में x लीटर दूध डाला जाता है तो पूरी क्षमता का n/y गुना खाली रह जाता है। अब देखिए यहीं से इतने दिन के लिए रेशियो में मैं क्यों पढ़ा रहा था। अगर आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ाया जाएगा ना तो आप बना कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसा थोड़ी कि ये प्रश्न नहीं आया हुआ है, सब आते हैं भाई। आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, कैसे बनेगा? आप मेंस के लिए स्पेशल तैयारी करिएगा। कुछ बच्चे बार बार कह रहे हैं कि बताइए कितना गहराई क्यों पढ़ा रहे हैं, मजबूरी है। और मैं नहीं, आपको पता नहीं है, आप गांव में रहकर ये सोच रहे हैं कितना गहराई नहीं पढ़े। आपका जिससे कंपटीशन होने वाला है ना, आपको पता नहीं कितने बढ़िया बढ़िया एजुकेटर हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो और बेहतरीन टीचर बैठे हुए हैं और वो रेगुलर मेहनत कर रहे हैं। तो आपको अगर उनके बच्चे से कम्पीट करना है तो इतना पढ़ना ही होगा। इसीलिए मैंने कहा था ना कि टीचर की पहचान करिए। एक चैप्टर खत्म हो गया, सबका सवाल बनाइए। आप इतना रेशियो में जितना पढ़ा दे रहे हो, इतना पढ़ाने के बाद आप बनाइए। भारत के जितने भी प्रतिष्ठित शिक्षकगण हैं आप उनके सवाल बनाइए, सिंपल सी बात है। अरे कोई 18,000 रुपया लेकर पढ़ा रहे हैं जो असाइनमेंट, आपके पास पैसा नहीं है तो उस असाइनमेंट को ही बना जाइए गांव में रहकर, क्या दिक्कत है? मैं पढ़ा रहा हूं ना। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक बर्तन में x लीटर दूध डाला जाता है तो पूरी क्षमता का n/y गुना खाली रह जाता है। देखिए यहाँ गुना या भाग शब्द का जिक्र हुआ, तो हिंट मिलता है रेशियो लिखाएगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा आपको रेशियो लिखाएगा। अब देखिए कैसे लिखाएगा, अगर आप इतना डिटेल पढ़िएगा तो समझिएगा। कह रहा कि जो बर्तन का पूरी क्षमता है ना, बर्तन j लीटर का होगा, उसका n/y गुना खाली रहेगा। तो दो राशि दिख रहा है, एक तो पूरा बर्तन जितना है, कितना लीटर का बर्तन है, पूरा उसका जो कैपेसिटी है, पूरी जो उसकी क्षमता है, उस पूरी क्षमता, और एक बोलता है खाली। तो मैं इस बात को देखिए, मैं आप चाहूं तो आपको फिर से लिखवा देता हूं। देखिए पूरी क्षमता का n/y गुना खाली रहता है। अब यहां से आप रेशियो लिख सकते हैं कि नहीं? काया से किसके साथ लगा हुआ है? पूरी क्षमता के साथ। तो अगर बर्तन का जो पूरी क्षमता है, पूरी क्षमता जो बर्तन है, बर्तन की पूरी क्षमता और उसमें कितना भाग खाली है, इसके बीच में आप आराम से रेशियो लिख सकते हैं। आराम से आप रेशियो लिख सकते हैं। कैसे सर? देखिए पूरी काया से किसके साथ लगा है? पूरी क्षमता के साथ। इसके लिए हर वाला मान होगा। तो पूरी क्षमता यदि y लीटर की होगी तो खाली कितना होगा? n लीटर। अब मान लीजिए कि बर्तन 10 लीटर का है, 2 लीटर खाली है, तो भरा कितना होगा? 8 लीटर। कैसे निकाला? 10 में से 2 घटाया। वही बात ही जनरल टर्म है। जनरल टर्म में अक्सर बच्चे डर जाते हैं, तो आप यहाँ से भरा भी निकाल सकते हैं। कैसे सर? देखिए पूरी क्षमता y लीटर का है, n लीटर खाली है, तो भरा हुआ कितना हो जाएगा? y माइनस n लीटर। भरा हुआ कितना हो जाएगा? y माइनस n लीटर। क्वेश्चन तो आप लिख ही चुके हैं, मैं थोड़ा सा इसको साइड करता हूँ। क्वेश्चन आपको यही कहा था कि बर्तन जो है ना, पूरी क्षमता का अगर x लीटर दूध डाला जाता है किसी बर्तन में, और वो जो x लीटर है ना वही निश्चित मान हुआ, क्योंकि निश्चित में बोल रहा है कि कोई भी चीज़ ना निश्चित में डालेगा, कि इसमें x लीटर डाले हैं। तो अगर x लीटर दूध डाला है वो निश्चित है, उसमें कहता है कि उसका पूरी क्षमता का n/y गुना खाली रहता है। तो आप रेशियो लिख सकते हैं कि अगर पूरी क्षमता y लीटर का हो तो खाली कितना होगा? n लीटर। तो भरा हुआ कितना हो जाएगा? y माइनस n लीटर। तो रेशियो तो आप लिख लीजिए। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर पहले निश्चित मान ढूंढिए। तो सवाल में कहता है कि x लीटर दूध डाला जाता है, तो x लीटर दूध डालिएगा बर्तन में, तो बताइए कि अगर आप बर्तन में कुछ डालते हैं तो वो बर्तन को खाली करेगा या भरेगा? भरेगा ना। तो ये भरे हुए का निश्चित मान दिया हुआ है, रेशियो में कितना भरेगा? y माइनस n। जो निकालना है गुना करिए। आपसे क्या पूछ रहा है? बर्तन की क्षमता क्या है? बर्तन की क्षमता रेशियो में कितना है? y। यानी आपका रिजल्ट होगा xy बटा y माइनस n। बिल्कुल आसान है, xy बटा y माइनस n, यानी B4 भागलपुर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए।
ये कहता है कि कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। पहले तो देखिए सवाल में निश्चित मान ये है कि x लीटर दूध डाला जाता है और वो जब डालेंगे ना तो वो भरेगा, यानी भरे हुए का ये निश्चित मान है। तो रेशियो में कितना भर रहा है y माइनस एन, जो निकालना है गुना करिए। कहता है कि कितना लीटर और दूध डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। अभी मैंने एक उदाहरण कहा कि 10 लीटर का यदि आपका बर्तन है, 2 लीटर खाली है तो भरेगा कितना, भरा हुआ कितना होगा 8 लीटर। तो कह रहा है कि कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। तो सर जितना खाली है ना उतना डाल दीजिए। तो खाली रेशियो में कितना है n, बस। तो आपका रिजल्ट हो गया xn बटा y माइनस एन, xn बटा y माइनस एन, यही है C फॉर चाइना। अच्छे से उतार लीजिए रिजल्ट को, ठीक है। पहले का आंसर वही है एक्स वाई बटा वाई माइनस एन और दूसरे का आंसर है एक्स एन बटा वाई माइनस एन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब तो आप बना सकते हैं, वीडियो पॉज करिए, जल्दी जल्दी बनाइए, क्योंकि अब आप रेशियो बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। याद रखिए ये सब बेसिक ही अभी है, ठीक है। देखिए कह रहा कि 3 संख्याओं का योग 116 है, अच्छी बात है। यदि दूसरी व तीसरी संख्याएं 9:16 के अनुपात में हो, देखो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 9:16 तथा पहली व तीसरी संख्या का अनुपात तथा पहली और तीसरी संख्याओं का अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। आपको दूसरी संख्या बोल रहा है सर तीनों संख्याओं का योग कितना है, जोड़ 116 है। जरा बताओ मेरे भाई 116 रेशियो है या निश्चित है? अरे बोलो निश्चित है। तो 116 तीनों संख्याओं का जोड़ है निश्चित में। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि रेशियो में तीनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो कहिएगा क्या सर 1 होगा और दूसरा का 9 होगा और 4 होगा। ऐसे नहीं जोड़ेंगे। रेशियो में देखो एक अलग घर है एक अलग घर है, दोनों घर को मिलाकर लिखना पड़ता है। और इसके बारे में बेसिक इसीलिए तो पढ़ाए थे। आखिर बेसिक किस लिए पढ़ाए थे? इसी दिन के लिए पढ़ाए थे ना। तो क्या करिएगा सर, पहला दूसरा और तीसरा का रेशियो हम लिख लेते हैं। आपके पास कई तरीका है, जैसे देखिए मैं इसी तरीके से बता देता हूँ। दोनों में अगुआ ढूंढिए। तो यहाँ सर 3 है और यहाँ भी 3 है और दोनों बराबर होना चाहिए, जबकि यहाँ 16 है और यहाँ 4 है। बराबर है? नहीं है। तो बराबर करने के लिए इसको 4 गुना करेंगे और इसको 1 गुना। अब ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया। अगर इसको 4 गुना करते हैं तो रेशियो की प्रॉपर्टी है कि इसको भी 4 गुना करेंगे। अगर इसको 1 गुना करते हैं तो इसको भी 1 गुना। और इस प्रकार आप पहला दूसरा और तीसरे संख्याओं में आप रेशियो लिख सकते हैं। कैसे सर? पहला संख्या हो गया 4, दूसरा संख्या होगा 9, तीसरा संख्या होगा 16। कहता है कि तीनों संख्याओं का योग है 116 निश्चित में। तुलना किसे होगा? हाँ, तीनों संख्याओं का योग रेशियो में देखिए कितना है। तो 16 4 20 और 9 29। जो निकालना है गुना करिए। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या कितना है? 9। सॉल्व करिए। आज दशहरा पूजा है ना, सब घूमने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। हो गया कितना है? 36। ये कितना बार कटा? 4 टाइम्स। 9 चौका 36। सिंपल सा है। अच्छा मैं यहीं पर बता देता हूँ जो अधिक या कम शब्द होते हैं ना उसके बारे में, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। मैं इसका थोड़ा सा थीम चेंज कर देता हूँ, रुक जाइए। ये मुझे पसंद है, चाहे ये कर देता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ अधिक या कम का मतलब क्या होता है। देखिए यदि कहीं पर भी आपको लिखा हुआ है ना अधिक या कम, इंग्लिश में मोर
लेस, अगर इन सब शब्दों का जिक्र है तो इसका अर्थ होता है अंतर निकाले। 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 अब मैं जरा अंतर के बारे में आपको समझा देता हूं। अंतर होता क्या है सर? अंतर होता है डिफरेंस, इंग्लिश में डिफरेंस कहते हैं, DIFFERENC। देखिए, अंतर के बारे में सबसे पहली बात जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये जो शब्द है ना अंतर, किसी भी चीज़ का अंतर निकालिएगा ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मान कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर दो व्यक्तियों के बीच उनके इनकम का अंतर दिया जाए, चाहे किसी भी चीज़ का अंतर दिया जाए, अंतर हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ध्यान रखिएगा, अंतर निगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाते हैं। अब मैं जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अब ज़रा आप बताइएगा। ये तो आपको समझ आया कि अधिक या कम का शब्द अगर कहीं भी जिक्र है तो इसका मतलब होता है अंतर निकाले। इसका मतलब क्या होता है? अंतर निकाले। अंतर का हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ये पहली बात। अब मुझे एक उदाहरण ज़रा समझाइए आप। मान लीजिए एक बंदा A है और एक बंदा B है। इसके पास है 10 रुपया और इसके पास है -20 रुपया। जाहिर से बात है पैसा किसके पास ज़्यादा होगा? प्लस वाला, पॉजिटिव बड़ा है। तो इसके पास 10 रुपया है और B के पास है -20 रुपया। अगर मैं आपसे पूछूं कि A के पास B से कितना रुपया अधिक है, A के पास B से कितना रुपया अधिक है, A के पास B से कितना रुपया अधिक है? क्या? 10। यही नॉर्मली सब बच्चे बोलते हैं। एक और उदाहरण ले ही लेते हैं, फिर बताएंगे। ये तो पहला हो गया। दूसरा देखिए, अगर आपसे मैं एक और उदाहरण पूछूं कि A के पास 20 रुपया है और B के पास है मान लीजिए 10 रुपया, तो A के पास B से कितना रुपया अधिक है? ये समझ में आ गया। तो माइनस में गलती क्यों की है? अगर इसके पास है -30 रुपया और इसके पास है -40 रुपया, तो मैं कहूँ कि A के पास B से कितना रुपया अधिक है? कि अधिक है या कम है? अच्छा एक बात बताओ, -30 बड़ा है कि -40? बचपन में खूब ऐसा क्वेश्चन आता था, याद है? हम लोग क्या करते थे? हम लोग जब बहुत मार पिटाते थे मास्टर साहब से, तो हम लोग को एक तरीका सीख लिए थे कि देख लो प्लस में कौन बड़ा है। तो कहोगे कि प्लस में 40 बड़ा है। 40 30 से हमेशा बड़ा होगा तो प्लस में, तो माइनस में ठीक इसका उल्टा कर देना। यानी जो प्लस 40 में बड़ा है माइनस में छोटा हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सर देखिए -30 का मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है कर्ज। इसके पास कर्ज है -30 रुपया और इसके पास है -40 रुपया। माइनस का मतलब हो गया कर्ज। तो केकरो पास 30 रुपया कर्ज है और केकरो पास 40 रुपया कर्ज है, तो कौन बड़ा होगा? जिसके पास कर्ज कम होगा। यही चीज़ें आप यहाँ समझिए। मैं कहूँ कि ठीक है अगर ये बड़ा है तो मैं आपसे यही पूछूँ कि ये जो है ना B से कितना रुपया अधिक है, या मैं कहूँ B के पास A से कितना रुपया कम है। तो अधिक शब्द का जिक्र हो, कम शब्द का जिक्र हो, इस सब का मतलब होता है अंतर। और अंतर कैसा? अंतर का मान हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो आपने अभी देखिए, आप में से बहुत मिलाइएगा, आप देखिए आप सब आंसर कितने बच्चे गलती किए हैं, ईमानदारी से देखिएगा, क्योंकि मैं अब आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ अंतर निकालने का। इतना ज़्यादा झमेला लेना ही नहीं है, ये होता है ज़्यादा पढ़ने के कारण। हम जब 11th में काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या लॉस फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल, गेन फाइनल माइनस इनिशियल, ये सब करते रहते हैं। वही फाइनल माइनस इनिशियल और इनिशियल माइनस फाइनल के चक्कर में गड़बड़ हो गया। देखिए इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ अंतर निकालने का तरीका, और इतना झमेला ही नहीं होगा। अंतर
अंतर निकालने का तरीका, अंतर निकालने का तरीका। दो बातें ध्यान रखिएगा। पहला, सेम डायरेक्शन में घटाकर, इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। सेम डायरेक्शन में घटाकर, सेम डायरेक्शन में घटाकर, सेम डायरेक्शन का मतलब है साइन से आप केवल चिन्ह देखिए, साइन, जैसे साइन आप करते हैं ना, जो सिंबल है प्लस और माइनस का, उसका केवल आप देखिएगा। तो सेम डायरेक्शन में मतलब क्या होगा, या तो दोनों जगह प्लस होगा या दोनों जगह माइनस होगा, तो सेम डायरेक्शन में घटा दीजिएगा। दूसरा, अपोजिट डायरेक्शन जब होगा, अपोजिट डायरेक्शन में अंतर हमेशा निकालते हैं जोड़कर। सेम डायरेक्शन में घटाकर और अपोजिट डायरेक्शन में जोड़कर। बस अंतर के बारे में 3 पॉइंट बस केवल मैंने आपको बताया। अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि सेम डायरेक्शन में घटाकर अंतर निकालते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जोड़कर अंतर निकालते हैं। कोई फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में जब प्रेशर होता है ना, आप जब बैठिए, आप मेंस में बैठिए तब आपको समझ में आएगा। जब आप पेपर में प्रेशर होता है तो इसी में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, इसीलिए ये तरीका मैंने बताया है। अब मैं आपको बताता हूं इन क्वेश्चन को, देखिए। क्वेश्चन ये था कि ए के पास 10 रुपया है, बी के पास 20 रुपया है, तो मैं कहूं कि ए के पास 20 से कितना रुपया अधिक है, तो आपने आंसर दिया 10 रुपया, और कोई तो माइनस भी बोल दिया। अरे कुछ नहीं है, देखो सेम डायरेक्शन, आगे कुछ नहीं है तो क्या है, अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, और यहाँ पर क्या है, माइनस, तो डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है या अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका अंतर हो जाएगा, सीधा जोड़ दीजिए, सीधा मैग्नीट्यूड को जोड़ दीजिए, कोई साइन से मतलब नहीं है। तो 10 + 20 यानी इसका अंतर होगा 30, इसका अंतर होगा 30, इसका अंतर कितना होगा 30। यानी अगर आपसे कहा जाए कि ए के पास 10 रुपया है, बी के पास -20 रुपया है, तो ए के पास 20 से कितना रुपया अधिक है, तो उत्तर हो गया 30। क्यों, ज़्यादा झमेला नहीं, सेम डायरेक्शन में घटा दिए और अपोजिट डायरेक्शन था इसलिए अंतर जोड़ दिया, और अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। हालांकि देखिए जो बच्चे शुरू में किए ना वो भी सही कर रहे थे, थोड़ा गलती किए, बड़ा में से छोटा घटाते हैं ना अंतर निकालने के लिए, तो बड़ा 10 है उसमें से घटाइए, क्या घटा रहे हैं, -20, और ये माइनस माइनस हो जाएगा फिर क्या, प्लस ही तो, इसीलिए अंतर होता है 30। उसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि ए के पास 20 रुपया है, बी के पास 10 रुपया है, तो ए के पास 20 से कितना रुपया अधिक है, सेम डायरेक्शन में अंतर होता है घटाकर, तो कितना हो जाएगा, 20 में से 10 डायरेक्ट घटा दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ भी सेम डायरेक्शन है, एक जगह माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो सेम डायरेक्शन में अंतर, ए के पास है -30 रुपया और बी के पास है -40 रुपया, तो ए के पास बी से कितना रुपया अधिक है या बी के पास ए से कितना रुपया कम है, अधिक बोले कम बोले सबका मतलब एक ही होता है, अंतर निकालिए, और अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और कैसे निकालते हैं, सेम डायरेक्शन में घटा कर, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, डायरेक्ट घटा दीजिए, बड़ा में से छोटा, 40 में से 30 गया यानी कितना, अंतर होगा हमेशा 10। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप पूरी बातों को बढ़िया से इसको समराइज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अधिक या कम इसका अर्थ होता है अंतर, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। अंतर निकालने का मैंने आपको तरीका नीचे लिखवा चुका हूँ, सेम डायरेक्शन में घटाकर अपोजिट डायरेक्शन में जोड़कर। और अधिक या कम शब्दों का जिक्र जहाँ भी होगा वहाँ बेसिक से ही बनता है, क्योंकि रेशियो गुना या भाग को बताता है। ये सब छोटी छोटी बातें ना आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे खुद अपने दम पर। हर क्लास में देखिए कुछ ना कुछ अच्छे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन अगर सभी को अच्छा करना है, क्लास में बैठे हुए सबको अच्छा करना है अगर, तो हर इन छोटी छोटी बातों को मुझे बताना पड़ता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अब लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, आज यहीं रहते हैं।